मशाइख की नशिस्त पर नामजद किया, जिसके पस मंज़र पर बहुत सारे सवालात उठते हैं। वो है मज़हर सईद शाह। आज 27 वोट लेकर वो रुकने असम्बली भी बन चुके हैं। उनकी नामजदगी पर बिलावल भुट्टो ने भी हुकूमत पर तनकीद की। क्या कहा बिलावल भुट्टो ने, सुनिए। खान साहब ने अपना उलमा सीट के लिए, आज़ाद कश्मीर का उलमा सीट के लिए एक साबिक तालिबान का ऑफिस बेरर को नामजद किया है। हम इसको भी मज़हमत करते हैं। पाकिस्तान को वो दहशतगर्दी और तालिबान के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, और यहाँ खान साहब ने खुद एक साबिक तालिबान का नुमाइंदा को नामजद करके ये बहुत गलत पैगाम किया है पूरी दुनिया में। क्विकली थोड़ा सा आपको पस मंज़र बता देती हूँ मज़हर सईद शाह के हवाले से। मज़हर सईद शाह ने जैश मोहम्मद समेत कलदम तंजीमों और आलमी सतह पर इंतहाई मतलूब अफराद के साथ काम किया हुआ है। वो अफगान जंग में तालिबान के एक अहम कमांडर और बाद में तालिबान हुकूमत बनने पर अहम ओहदे पर भी रहे वहाँ पर। और मज़हर सईद शाह सियासी तौर पर भी जमीयत उलमाए जम्मू कश्मीर से वाबस्ता भी रहे। मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी उनका ताल्लुक़ रहा। अब जबकि पाकिस्तान कलदम तंजीमों के मामले पर फैटफ की जद में भी है और भारत भी कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता पाकिस्तान को दहशतगर्दों की सपोर्ट का इल्ज़ाम लगाने में, तो हम हुकूमती नुमाइंदे से पूछेंगे कि ऐसा करने की क्या वजह थी। हमारे साथ है वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब साहब, और मेरे साथ स्टूडियो में रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा हैं, और पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ारूक हबीब साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। सभी लोग ये जानना चाह रहे हैं कि एक ऐसे शख्स को आप लोगों की तरफ से क्यों टिकट दिया गया और आज वो असम्बली मेंबर भी बन गए कि जिनका ताल्लुक माजी में काफ़ी खौफनाक किस्म का रहा, जिसका हमने भी जिक्र भी किया। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर जो आप बात कर रही हैं, एक वक्त था कि पाकिस्तान के अंदर जो तालिबान के हवाले से उस वक्त अफ़गान जहाद का हिस्सा था, और ये मैं नहीं कह रहा, ये तो ख़ुद जो साबका सेक्रेटरी खारजा हैं यूएस की हिलरी क्लिंटन, वो अपने टीवी के ऊपर आके बयान दे चुकी हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो अफ़गानिस्तान में CIA ने अफ़गान जहाद को जो है उस वक्त सपोर्ट किया था सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़। उस वक्त बहुत सारे लोग यहाँ पर जा रहे थे और वहाँ जाकर उसका हिस्सा भी बन रहे थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो पाकिस्तान की भी पॉलिसी रिव्यू हुई, और जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी कहा कि अब कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ की जो है वो पॉलिसी नहीं है, अब हम उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं जो पाकिस्तान के मफाद के लिए है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि तो इनको नॉमिनेट करना क्या नहीं, गुजारिश सुन लेना, गुजारिश सुन लें। देखें, उलमा की सीट के ऊपर आया और वहाँ पर अगर उनका कोई मौजूदा अभी ऐसा बैकग्राउंड जो है या हाज़र उनकी कोई ऐसी अटैचमेंट नहीं है, अगर कोई ऐसी अटैचमेंट हो तो उसकी बुनियाद के ऊपर हम उसे नॉमिनेट ना करते, और ना ही जो है वो मौजूदा तौर के ऊपर, कानूनी तौर के ऊपर उनके ऊपर इस वक्त जो है वो कोई कदगन मौजूद थी। अदरवाइज उनके नॉमिनेशन पेपर ही एक्सेप्ट ना होते। जहां तक आप लोग ये बात कह रहे हैं कि नून लीग की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जाना कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाब में धांधली हुई, इससे भारत को क्या पैगाम जा रहा होगा? इस तरह की नॉन सीरियस बातें हम खुद भी मीडिया पे बैठ के कह रहे हैं नहीं होनी चाहिए। देखें, अब बुनियादी तौर के ऊपर हवाले से क्या है? बुनियादी तौर के ऊपर ऑप्टिक्स के हवाले से देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जो कश्मीर इलेक्शन है, कश्मीर इलेक्शन हो चुका, उसके नताइज भी जो है वो सामने आ चुके हैं, और उसके अंदर किसके हारने की क्या वजूहात थी, उन जमातों को ख़ुद उसके ऊपर गौर करना चाहिए। उसके ऊपर बड़ी डिबेट सैर हासिल हो चुकी है। बुनियादी तौर के ऊपर क्या मामला है? बुनियादी तौर पे तो मामला ये है, मोदी सरकार तो एक क्रिकेट मैच से डरी हुई है, एक क्रिकेट लीग से डरी हुई है कि वो इंटरनेशनल प्लेयर्स जो कश्मीर प्रीमियर लीग के ऊपर आकर मैच खेलना चाहते हैं, उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, कश्मीरियों के ग्राउंड्स की रौनकें बहाल होने जा रही हैं, वो उनको रोक रहे हैं। BCCI का जो है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड का प्रेशर उनके ऊपर यूटिलाइज कर रहे हैं। नहीं, देखें, बेशुमार इसका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इल्जाम लगता है। अच्छा, आपकी जमात के अंदर से किसी की तरफ से आवाज उठी इसके ऊपर? देखें, बुनियादी तौर पे क्या है, बुनियादी तौर पे ये है कि हम कश्मीर में जाते हैं, कश्मीर में खड़े होकर जितनी भी कैंपेन होती है वहाँ पर मोदी का नाम ही नहीं लिया जाता। वहाँ पर आप अफगान सफीर के मुबैना अगवा है, अभी उसकी तहकीकात कर रही है हुकूमत, अपना हकाइक सामने लेकर आ रही है, उसके ऊपर भी आप वहां जाके बात करना शुरू करते हैं। मौका तो हम खुद देते हैं। आपकी जमात में से कोई आवाज उठी इस पे? नहीं, मौका तो हम खुद देते हैं ना। आपकी जमात में से कोई आवाज की बातें करके इस नॉमिनेशन? नहीं, देखें, मैं नहीं समझता कि किसी किस्म का भी कोई एतराज नहीं है जमात के। मैं समझता हूँ कि करंटली किसी किस्म का कोई ऐसा मामला नहीं है, और पार्टी में भी कोई इख्तिलाफ नहीं है, इनके साथ किसी तरह का कोई मुंसलिक सिलसिला नहीं है, ठीक है, जो मेरी नॉलेज में। और आपकी जमात में से भी नहीं, कोई चीज़ होती तो सामने आ जाती है। ठीक है, मैं चाहूँगी हम एक शॉर्ट सुना दें। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के मजहब विंग के सरबरा पीर सैयद आरिफ शाह, उन्होंने भी इसकी बहुत सख्ती से मुखालफत की है। वो सुनाते फिर आगे बढ़ेंगे, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। मेरा ताल्लुक
आस्ताना आलिया पनाग शरीफ कोटली आज़ाद कश्मीर से है और मैं तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के मजहबी अमूर विंग का सदर हूँ और मैं उलमा और मशाइख की नुमाइंदगी करता हूँ। एक ऐसे बंदे को नामजद किया गया कि जिसका माजी जो है वो दहशतगर्द तंजीमों से मुंसलिक था और आज उस बंदे को उलमा और मशाइख की नशिस्त असम्बली में जो उसका इंतखाब किया गया। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं। हम सूफिया औलिया इकराम का पैगाम पूरी दुनिया में देना चाहते हैं और लिहाजा इस इलेक्शन को फिलफौर रोका जाए और बाद में जमात से मशवरा करके और उलमा मशाइख से इस सीट के इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी किया जाए। बातचीत सुन ली आपने फारूक साहब पे, प्राइम मिनिस्टर साहब तक ये रिक्वेस्ट पहुंची आपके अपने ही लोगों की तरफ से? जिनका ये मैसेज आप चला रही, मैं ज़ाती तौर पे तो इनको नहीं जानता, लेकिन अल्टीमेटली जारी बात अगर एक सीट है तो उस एक सीट के ऊपर बेशुमार उम्मीदवारान होंगे। यहाँ पर तो एक काउंसलर का इलेक्शन भी होता है ना अफसा, तो लोग उसके ऊपर भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें उठा के ले आते हैं। तो मोस्टली अगर कोई चीज़ ना मिले तो कोई बिजली का पुराना बिल ही उठा के ले आते हैं, उसके ऊपर एतराज़ लगा देते हैं कि ये अदा नहीं हुआ था। तो लिहाजा आप इस बात को तो आप रहने दें, तो ना छोड़ दें। आप इल्जाम ही लगा रहे हैं वो मुकाबले पे आने के लिए कि इस बंदे का माजी ठीक नहीं है, ये हमें रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। देखें, मैं क्या आपसे बुनियादी तौर पे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बुनियादी तौर पे ये बात कर रहा हूँ कि लोगों के ऊपर बेशुमार किस्म के इल्जामात जो हैं 3 बार के वज़ीर आज़म के ऊपर भी लगते रहे हैं। बेनज़ीर शहीद की किताब के अंदर लिखा हुआ है कि उसामा बिन लादेन से पैसे लिए कि बीबी शहीद को हुकूमत गिराने के हवाले से मियाँ नवाज शरीफ साहब के ऊपर। तो क्या अब उस बात को जो है वो हम लेके बैठ जाएं? क्या उस बात सुन लेना, उस बात के एतराज़ के ऊपर क्या उनको इलेक्शन ना लड़ने दिए जाते? तो ये वो तमाम चीज़ें जो एक तरफ एक दूसरे के ऊपर लोग करते हैं। आजाद कश्मीर के मजहबी अमूर विंग के सरबराह जो पीटीआई की बात कर रहे थे, ऐसी चीजें उसी वक्त आती हैं जब किसी को कोई ओहदा मिलने लगता है। फारूक हबीब साहब का जवाब है कि वो ना ही समझे। यहाँ देखें, मामला ये है कि क्या अभी उनका किसी ऐसी कालादम तंजीम के साथ ताल्लुक है? मैं इसको रीफ्रेज कर देता हूं। नहीं जाऊंगी, देखें किसी कालादम तंजीम के साथ ताल्लुक है, मौजूदा तालिबान के साथ ताल्लुक है तो हमें बताएं। चलिए शाइस्ता साहिबा, आपसे ये सवाल कि शहबाज साहब ने कल ऑफर दी थी कि आइए मिलजुल के बैठते हैं, शेख रशीद साहब ने उसका बाकायदा जवाब दिया कि आइए बिस्मिल्लाह करते हैं, मुज़ाकरात के रास्ते खुले हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से। काबिल कबूल है आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हफ्सा मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं इनकी बात का, मेरा बेटा है जी, लेकिन बात ये करना है, आज ये बैठा है इसलिए इसको मिला ही ये काम है कि इसने हर अच्छी बुरी चीज़ को डिफेंड करना है यहाँ बैठ के। देखें, आपको अगर याद होगा प्राइम मिनिस्टर साहब की कितनी आप निकालें पुरानी चीज़ें कि अगर मैं लोटों को लूँ और लोटों से हुकूमत बने तो मैं लानत भेजता हूँ ऐसी हुकूमत पे। फिर उन्होंने ये भी आपको पता है कि उन्होंने कहा कि बाहर जाके कि अलकायदा की ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई है। फिर आपको याद है उन्होंने ईरान की सरजमीन पे भी कहा कि हमारी सरजमीन इस्तेमाल होती है ईरान के ख़िलाफ़। देखें, वो जो बातें करते हैं वो अल्लाह जाने किस फ्रेम ऑफ माइंड में करते हैं और फिर वो उसी को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं और ख़ुद करते हैं। अब देखें, वो अपनी आपने कहा कि मुफाद का नाम लेकर, वो ज़ाती मुफाद, उनकी हुकूमत रहे, किसी तरह वो काम आगे चले, उनसे कोई ये ना पूछे कि क्या है। अब ये जो इनके अपने पार्टी मेंबर्स जो कह रहे हैं, देखें आजकल ये वैसे तो अपोजिशन को बड़ा कहते हैं, FATF का वो मामला है, फलाना है फलाना है, व्हाट मैसेज आर दे गिविंग बाय हैविंग दैट पर्सन, जबकि इनके पास और चॉइस भी है। लेकिन नहीं, अल्लाह जाने ज़ाती मुफाद है क्या है मुझे नहीं पता, वो तो मेरा भाई बता सकेगा। लेकिन पॉइंट इज़ कि दिस इज़ नो सरप्राइज फॉर मी बिकॉज ही वुड डू एनीथिंग एंड ही कैन टेक अ यू टर्न। वो बड़े एक लीडर होने की क्वालिटी है एज ही सेड, सो वी शुड एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम हिम। उससे नुकसान हो कुछ हो उनके दिमाग में आ गया। शर्मिला साहिबा, बिलावल साहब ने, फिर मैं आपको शहबाज शर्मिला साहिबा, बिलावल साहब ने भी बड़ा इस चीज़ के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अब आज तो वो 27 वोट लेकर मजहर सईद शाह साहब रुकने असेंबली भी बन गए हैं। अब फारूक साहब ने जो वजाहत दी वो आप उसको कैसे देखती हैं? जी शुक्रिया अक्सा। देखिए, ये बेचारे क्या करेंगे, ये तो जो PTI हुकूमत के तर्जुमान हैं ये तो इस बात को डिफेंड नहीं करेंगे ना। लेकिन देखिए, मुझे अफसोस इस बात का होता है कि क्या आपके पास कोई अहल क्लीन चिट वाले ऐसे लोग नहीं हैं जिसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी ना हो, किसी किस्म के कोई इश्यूज ना हो। क्या आप तो ये दावा करते थे कि हम नए पाकिस्तान के लोग हैं और हमारे पास इतनी अच्छी टीम है, ऐसे लोग हैं कि जो आज से पहले पाकिस्तान ने कभी देखे नहीं होंगे, फिर आप ऐसे शख्स को क्यों लेकर आ रहे हैं?
जिसका एक ब्लेमिश्ड पास्ट है, जिसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये अपने मामलात को, अपनी चीज़ों को खुद कंट्रोवर्शियल बनाते हैं और ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं है कि आप इस तरीके से एक कलअदम जमात को सपोर्ट कर रहे हैं। ये पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने दहशतगर्दी की मद में हज़ारों लोगों की जानों का नजराना दिया है और ये जंग पाकिस्तान लड़ता रहा है और अपनी ना सिर्फ लोगों की जानों का नजराना दिया है, बल्कि सरकारी गैर सरकारी इमलाक का भी बहुत नुकसान हुआ है। इकोनॉमिक कॉस्ट भी इसकी बहुत थी और एक वक्त तो ऐसा था, अक्सर आपको याद होगा कि सुबह में बम ब्लास्ट एक शहर में होता था, शाम में कहीं और होता था, रात में कहीं और होता था। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता था जब लोग जो हैं वो इस मद के अंदर शहीद नहीं होते थे। मुझे समझ नहीं आता कि इसमें इनकी ऐसी क्या मनता कि अब ये बेचारे बैठ के डिफेंड करते रहेंगे। फारूक हबीब साहब मेरे भाई हैं, लेकिन इनकी मजबूरी, ये क्या कर सकते हैं? चाहे दिल में ये अपने दिल पे हाथ रख के कहें कि दिल के अंदर वाकई ये कहते होंगे कि ये सही कैंडिडेट नहीं है, लेकिन मजबूरी इनको डिफेंड करना है। ही डजंट हैव अ चॉइस। अच्छा, मैं एक ब्रेक की तरफ जाऊंगी, फिर वापस आके इनसे हम ये भी पूछेंगे कि चाहे कि कोई कहता है कि इनके हाथ में है ही क्या, या फिर शहबाज शरीफ साहब कल कह रहे हैं कि जितनी इनको सपोर्ट मिली किसी भी दुनिया की और हुकूमत को मिली होती तो हालात ऐसे ना होते।